सबसे पहली चीज़ है कि मेटल क्या होता है। अगर इसकी हम चर्चा करें तो मेटल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, दो प्रॉपर्टी मेन है इसकी। एक क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी। अगर कोई भी पदार्थ सामान्य ताप दाब पर ये फीचर शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है और थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, तो उसको हम मानते हैं, उसका मतलब हीट से है, प्रवाह हो सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी तत्व हैं जो सामान्य रूप से नॉन मेटल होते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन लगाने पे क्या होता है, वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आयोडीन। आयोडीन सामान्यतः हमारे हेलोजन फैमिली का है ये आयोडीन, जो कि पूरी तरह से नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं, 100 टाइम्स प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें, तो यही आयोडीन क्या होता है, मेटालिक फीचर शो करता है। इसीलिए तो मैंने कहा कंडीशन लगाई क्या कि सामान्य ताप दाब पर, जिसे हम एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उस पर अगर कोई भी तत्व या एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और हीट को कंडक्ट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसे डिफाइन करना चाहें तो मेटल किसको कहेंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसको देखें आप, तो मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि पूरा हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें अधिकांशतः हमारे पास क्या है, मेटल हैं। वास्तव में अगर हम 118 एलिमेंट की बात करें तो उसमें 80 से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट क्या हैं, वो मेटालिक फीचर रखते हैं। गजब की बात है, ये भी हमारा मेटल है, ये भी मेटल है। अब जोड़ना शुरू कर दें तो जितने भी रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट है वो सब के सब मेटालिक फीचर के होते हैं। मेटालिक फीचर में चीज़ें और बढ़ जाती हैं, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट रिलीज द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने टेंडेंसी ज़्यादा है किसी एलिमेंट की, जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा मेटालिक होगा। फिर से मैं कहूँगा कि मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो क्वालिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसको हम मेज़र किसी पैमाने पे बना के तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इस नाते कंडीशन लगानी पड़ती है कि किसको हम मेटालिक कहेंगे, किसको नॉन मेटालिक कहेंगे। लेकिन समान रूप से मेटालिक का मतलब यही होता है कि जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। तो यस ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सबके अंदर क्या है, मेटालिक फीचर है। इस तरह डी ब्लॉक जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब मेटालिक हैं। इवन पी ब्लॉक में शुरुआत में देखें टच करते तो हमारे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर कुछ शो करते हैं। और बीच में क्या होता है, जैसे बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों का फीचर होता है, इसलिए इसको मेटलॉइड कहते हैं। और इसके बियॉन्ड जितने हमारे पास हैं वो सब के सब क्या हैं, नॉन मेटल हैं। मेटल का अपोजिट फीचर क्या होता है, नॉन मेटल में होता है। कुछ और फीचर्स हैं मेटल के, अगर उनकी बात करें, जैसे इनका जो सरफेस होता है शाइनी होता है। अधिकतर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अधिकतर क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। और इनमें जो बॉन्ड मिलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड की बात करें, केमिकल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो केमिकल बॉन्ड में हम पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चारों बॉन्ड में जो मेटालिक बॉन्ड वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, हर मेटल में मिलता है। और खास बात मेटालिक बॉन्ड की क्या होती है कि चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी नाते क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, किसके, मेटल के। एक खास बात और है कि मेटल 0 केल्विन पर, यानी कि न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर भी क्या करता है, एक बेहतरीन थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करता। आगे देखते एक चीज़ इसमें कि मेटल के फीचर की हम बात कर रहे थे, तो और सारे फीचर्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। अगला जो चीज़ है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की बात करें, ये क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द मेटल दे ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स वायर फॉर्म। यानी कि जब किसी भी मेटल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और खींचना शुरू करें तो क्या होता है, वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और आपको बता दूं कि गोल्ड हमारा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी शो करता है। इसी नाते 1 ग्राम गोल्ड को करीब 2 किलोमीटर
वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। 2 किलोमीटर, ये कम नहीं होता। 1 ग्राम गोल्ड कितना होता है, आप समझ सकते हैं कि एक गोल्ड कितना ज़्यादा डक्टाइल है। इसी नाते प्योर गोल्ड का हम कोई ऑर्नामेंट्स नहीं बनाते। प्योर गोल्ड का बिस्किट बनाते हैं जो रखे जाते हैं, लेकिन ऑर्नामेंट्स के लिए क्या होता है, उसमें थोड़ी कॉपर की मात्रा मिलाते हैं। और यानी 100% गोल्ड ऑर्नामेंट्स के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, उसमें कॉपर मिला करके हम उसको थोड़ा सा इस तरह का बनाते, थोड़ा हार्ड होता है, तब जा कर के वो हम यूज़ करते हैं अपने ऑर्नामेंट्स के रूप में। डक्टिलिटी के बाद आती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी होती है मैलिएबल से बना हुआ है, यानी जब हम किसी पर फोर्स अप्लाई करें और सीड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल। यानी जितने भी मेटल होते हैं अगर उन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी नाते हम क्या कहते हैं, ऑल द मेटल्स आर मैलिएबल। एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी। ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इस नाते इन पर ये फीचर अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर इसी मरकरी को हम लो टेम्परेचर पे लाएं, कहते हैं करीब करीब -100 डिग्री सी तक लाएं, तो इसी मरकरी के अंदर वो सारे फीचर्स होते हैं जो हम बता रहे थे आपको कि डक्टिलिटी या मैलिएबिलिटी की बात कर रहे थे। अगला है शाइनी सरफेस। जितने मेटल होते हैं सबके सरफेस क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर अगर रखना चाहें केमिस्ट्री पॉइंट से तो वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कि जितने भी हमारे जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर द सोडियम, इट लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द सोडियम आयन। Similarly, if you consider the magnesium, it transforms into magnesium dipositive ion by releasing of the 2 electrons. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेटल है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की होती है। और ये टेंडेंसी मेटल का स्पेशल फीचर है, और यही फीचर क्या करता है, इनको स्पेशल प्रॉपर्टी देता है केमिकल रिएक्शन के लिए। मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, यानी बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जैसे वो एयर में आते हैं तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और मेटल्स हमारे यहाँ पर है। ये सारे के सारे मेटल्स जैसे एयर में आते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन से या कुछ तो नाइट्रोजन से भी कंबाइन करने में तत्पर होते हैं। सोडियम की बात करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँ, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, सोडियम नाइट्राइड है, पोटेशियम नाइट्राइड, ये बन जाते हैं। और इन्हीं के जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया हमको प्राप्त होती है, जबकि जो इनकी और ऑक्साइड ही बनते हैं। एयर में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म मिल जाती है, आराम से इनको है, तुरंत कंबाइन होते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। खास बात क्या है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और मेटल का जो हाइड्रोक्साइड वो भी बेसिक नेचर का। जब ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का तो हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। कैसे, देखें समझने का प्रयास करते हैं। सोडियम की बात करें, जब सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, 2Na2O बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो सोडियम ऑक्साइड है जब वाटर मॉलिक्यूल से मिलता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा तो तुरंत क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। जब हाइड्रोक्सिल आयन देगा तो जाहिर सी बात है एक्वस प्लस वाटर कर दें तो क्या होगा, ये हमारे लिए बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं खास तौर से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, एयर में ऑक्साइड बनाते हैं, और इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसी तरह से जो नॉन मेटल होते हैं उनकी बात करें तो इनका ठीक अपोजिट है वो, यानी उनके जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं उनको ऑक्सी एसिड कहते हैं। ऑक्सी एसिड का मतलब ही होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जरूर अटैच है, यानी OH के फॉर्म में तो है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। यहाँ पर OH लगा हुआ, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के बावजूद ये OH नहीं रिलीज होता, बल्कि क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। और जब कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम देखें, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक का, ये हमारे पास है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इनके पास दो OH ग्रुप है, लेकिन ये OH रिलीज नहीं करते, बल्कि क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वाटर में। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिडिक नेचर का है। अब यहाँ पे देखें क्या, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ अटैच है, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल मतलब सल्फर, दिस वन। तो यानी फास्फोरस का, नाइट्रोजन के, सल्फर के, सेलेनियम के, क्लोरीन के, फ्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, इनके जो हाइड्रोक्सी
कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सी एसिड कहलाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ नहीं करते बल्कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं, इसी नाते इनको हम ऑक्सी एसिड भी कहते हैं। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं, डक्टिलिटी रखते हैं और मैलेबिलिटी भी रखते हैं। अब आते हैं कुछ और केमिकल फीचर पर जो मेटल्स की है। जब ये कोई मेटल किसी ऐसे साल्ट से रिएक्शन करता है जो उसका कंस्टिट्यूएंट मेटल कम रिएक्टिव हो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है अगर उसमें देखें तो सोडियम से कम रिएक्टिव कौन है? जिंक है। यानी अगर हमारे पास जिंक सल्फेट हो या जिंक क्लोराइड हो तो क्या होगा? सोडियम जिंक को रिप्लेस करता है और ये बन जाता है क्या? सोडियम सल्फेट बन जाता है और क्या बन जाता है? जिंक बन जाता है। ये वास्तव में क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या हुआ? एक लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? एलिमेंट क्या करता है? रिप्लेस करता है। और ये जो फीचर है वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके अंदर ये पाया जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर जिंक ले लें और हम कॉपर ले लें, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर ठीक आगे देखिए रिएक्शन क्या होता है। यहाँ बनता है जिंक सल्फेट प्लस बनता है कॉपर। अब यहाँ पे देखें जो जिंक कमज़ोर पड़ा था अब जिंक क्या हो गया? हमारा स्ट्रांग हो गया। कैसे स्ट्रांग हो गया? क्योंकि इसी जिंक ने चूँकि कॉपर से कंपेयर करें तो कॉपर क्या होता है? जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी ज़्यादा रिएक्टिविटी का मतलब सीधा सा है कि टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। यानी जिंक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है कॉपर से, और कॉपर को रिप्लेस किया और इस तरह से जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। इस रिएक्शन को पूरा अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कैसे रिएक्शन हुआ है। जिंक ने क्या किया होगा? सबसे पहले ये बनाया होगा Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किया होगा। ये वास्तव में सॉलिड स्टेट में है, अभी ये हमारे एक्वस फॉर्म में आ गया सोल्यूशन में। अब जो कॉपर सल्फेट था ये तुरंत आयोनाइज होगा ही ऑलरेडी वाटर में, तो Cu डाई पॉजिटिव बनाएगा प्लस सल्फेट आयन बनेंगे डाई नेगेटिव Aq। अब वाटर मॉलिक्यूल में या वाटर सोल्यूशन में क्या है पूरा? ये जिंक आयन, सल्फेट आयन, कॉपर आयन रिजॉल्व हैं और जिंक ये क्या होगा? तुरंत यहाँ इससे कंबाइन होगा और Zn डाई पॉजिटिव प्लस सल्फेट डाई नेगेटिव ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था जिंक से वो इलेक्ट्रॉन कौन कैप्चर करेगा? कॉपर आयन, जो फ्री कॉपर आयन था। जो फ्री कॉपर आयन एक्वस फॉर्म में था वो 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा और कॉपर सॉलिड बना देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन हमको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? कि सल्फेट आयन, ये कॉपर आयन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सल्फेट आयन कैंसिल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एरो, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी कि जिंक क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी नाते जिंक ने क्या किया? कॉपर को रिप्लेस किया उसके साल्ट से। तो एक इसके अंदर फीचर है कि वो डिस्प्लेसमेंट का यानी मेटालिक डिस्प्लेसमेंट का जो फीचर होता है वो मेटल में मिलता है, लेकिन ख़ास तौर से उन मेटल के लिए है जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, हालांकि होगा कुछ ना कुछ, अगर डिफरेंस नहीं है या ऐसी कंडीशन आप पैदा करते हैं जिसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं बन पाता है तो रिएक्शन वो नहीं करते हैं। नॉर्मली वो रिएक्शन करते हैं क्योंकि कोई न कोई रिएक्टिविटी में डिफरेंस तो होता ही है, भले वो स्लो हो। तो ये सारे जो फीचर्स थे वो मेटल्स के थे। एक बार हम रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने बताया। कि पहले बताया कि मेटल्स क्या होंगे, तो मेटल वो होते हैं जिनके अंदर थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इसके अलावा एक खास फीचर है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इट मीन दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने की होगी उतनी ज़्यादा वो मेटालिक होंगे। इसी नाते जब पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो मेटालिक फीचर क्या होता है? बढ़ता है, और जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में तो मेटालिक फीचर क्या होता है? घट जाता है, जबकि नॉन मेटालिक फीचर बढ़ता है। इसी नाते एस ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादा मेटालिक हैं, डी ब्लॉक के उससे कम, और पी ब्लॉक के क्या हैं? नॉन मेटालिक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस शुरू करें तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम। गैलियम के बाद क्या होता है? नॉन मेटल शुरू होता है, मेटलॉइड शुरू हो जाते हैं, जर्मेनियम और आर्सेनिक। इसके बाद सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तो इनर्ट गैस है, लेकिन सेलेनियम और ब्रोमीन क्या हमारे हैं? नॉन मेटल हैं। तो दीज आर 2 मेटल्स, नॉन मेटल्स, दीज आर मेटलॉइड्स एंड दीज आर द मेटल्स। number of series, number of elements are there which are considered in the form of metal in the periodic table. Thank you.